माँ, पेट में आग लगी है। कल से कुछ नहीं खाया। क्या बारिश कभी नहीं रुकेगी? माँ, देखो ऊपर कलवा अंकल और ठिगनी आंटी तो गरम गरम पकौड़े खा रहे हैं। उनके पास तो बहुत भोजन है ना। रानी चिड़िया ने हसरत से ऊपर वाली शाख की तरफ देखा, जहां कलुआ कौवा और उसकी पत्नी ठिगनी कावी एक बड़ी डाली में बैठे थे, जो उन्होंने एक बूढ़े तोते को डरा धमका कर छीना था। वहां से तली हुई मछली और अनाज की खुशबू नीचे आ रही थी। ओए ठिगनी, जरा नीचे झांक। वो देख, रानी के बच्चे कैसे बिलख रहे हैं। अजी छोड़िए, ये चिड़िया होती ही जज्बाती हैं। खुद फाके करेंगी, लेकिन बच्चों को पंख में छुपाकर हीरोइन बनेंगी। वैसे कलवा जी, रानी ने पिछले हफ्ते जो मूंगफली के दाने छुपाए थे, वो मैंने देख लिए हैं। वो पेड़ की जड़ में एक सुराख में पड़े हैं। क्या बात है ठिगनी, अभी तो बारिश तेज है। जैसे ही थोड़ी थमेगी, वो दाने हमारे पेट में होंगे। तो स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक अपना नाम कमेंट में नहीं लिखा तो जल्दी से कमेंट करें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगी। जब बारिश थोड़ी कम हुई, रानी चिड़िया अपने बच्चों के लिए वही छुपाए हुए मूंगफली के दाने निकालने नीचे उतरी। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, कलवा कौवा किसी शिकारी चील की तरह झपटा मारकर नीचे आ गया। खबरदार चिड़िया, ये धरती मेरी है, ये जड़ मेरी है, और यहाँ से जो भी निकलेगा वो मेरा माल है। भैया, ये दाने मैंने बड़ी मुश्किल से इस समय जमा किए थे जब आप दिन को सो रहे थे। मेरे बच्चे भूख से निढाल हैं, उनकी जान निकल रही है। बड़ी आई जान निकलने वाली, हमारी जान नहीं निकल रही। हम इतने बड़े हैं, हमें ज्यादा भोजन चाहिए। कलवा जी, देर न कीजिए, उठाइए ये दाने और चलिए ऊपर। कलवा कव्वे ने रानी को अपनी भारी चोंच से एक जोरदार ठोकर मारी। बेचारी रानी दूर जा गिरी और उसका एक पंख जख्मी हो गया। कलवा कव्वा और ठिगनी कवि ने उसके सामने वो दाने उठाए और हंसते हुए उड़ गए। रानी खाली हाथ आंसू बहाती अपने बच्चों के पास वापस आई। उसके पास बच्चों को देने के लिए सिर्फ लोरियां और तसल्लियां थीं। जख्मी पंख के बावजूद रानी ने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि अगर वो हिम्मत हार गई तो उसके बच्चे मौत के मुंह में चले जाएंगे। वो लंगड़ाती हुई उड़ी और दूर एक इंसानी बस्ती के करीब पहुंची। वहां एक शादी की तकरीब खत्म हुई थी और जमीन पर जाफरानी चावल के कुछ दाने गिरे हुए थे। रानी ने अपनी चोंच में इतने दाने भर लिए जितने वो उठा सकती थी। जब वो वापस आ रही थी, उसका दिल धड़क रहा था। या अल्लाह, कलवा की नज़र ना पड़े, बस मेरे बच्चे आज जी भर कर खा ले। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठिगनी कव्वी पेड़ की चोटी पर बैठकर देख रही थी। ओए कलुआ जी, जल्दी आइए, रानी तो चावल लाई है, चावल। आज तो हमारी ईद हो जाएगी। जैसे ही रानी अपने घोंसले के करीब पहुंची, कलवा कौवा ने उसका रास्ता रोक लिया। वाह भाई वाह, रानी दीदी, आप तो बड़ी धनी निकली। चावल खाए जा रहे हैं, लाओ इधर दो, वरना तुम्हारे इन चूं चूं करने वाले बच्चों को मैं अभी इसी समय घोंसले से नीचे फेंक दूंगा। नहीं कलवा कौवा भैया, ऐसा ना करना। चावल ले लो, बस मेरे बच्चों को कुछ ना कहना। कलवा कव्वा ने चावल छीन लिए और ठिगनी कवि के साथ मिलकर रानी के घोंसले के बिल्कुल सामने बैठकर उसे खाने लगा, ताकि बच्चों को मजीद तड़पा सके। कलवा कव्वा जितना शातिर था, इतना ही लालची भी। उसने चाहा कि ज्यादा चावल खाए। उसने जैसे ही ज्यादा चावल खाना चाहे, वो उसके तम गले में बुरी तरह फंस गए। ठीक, ठिगनी बचा, बचाओ। कल्लू कौवा का रंग काला से नीला होने लगा। उसकी आंखें हलकों से बाहर उबलने लगी। वो फड़फड़ाने लगा और शाख से तवाज़न खोकर नीचे जा गिरा। हाय अल्लाह, पति जी को क्या हो गया? बचाओ, कोई है जो मेरे सुहाग की सुरक्षा करे। तोते भाई, मोर चाचा, कोई तो आओ। जंगल के सब पंछी जमा हो गए, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर मदद नहीं की। सब आपस में कानाफूसी करने लगे। अच्छा हुआ, दूसरों का भोजन छीनता था, आज अपना भोजन ही गले की फांसी बन गया। अत्याचारी का यही अंजाम होता है।
मरने दो उसे, हमें क्या। ठिगनी कव्वी रानी के कदमों में गिर गए। रानी, तुम बहुत अच्छी हो। खुदा के लिए मेरे पति को बचा लो। मैं वादा करती हूँ हम कभी तुम्हें तंग नहीं करेंगे। रानी चिड़िया का दिल मोम हो गया। उसके बच्चे भी नीचे आ गए थे। माँ, इसने हमें बहुत रुलाया है, इसे सबक मिलना चाहिए। नहीं बेटा, बुराई का जवाब बुराई से देना कमजोरों का काम है। हम पंछी हैं, हमारा दिल इंसानों से भी बड़ा होना चाहिए। रानी ने अपनी पतली और लंबी चोंच से चावल को पकड़कर बाहर खींच लिया। कलवा कौवे ने एक लंबी और ठंडी सांस ली। उसके शरीर में जान आई। कलवा कौवा आहिस्ता से उठा और रानी के सामने सर झुका दिया। रानी दीदी, मैंने तुम्हारे बच्चों को भूखा रखा, तुम्हारा घर उजाड़ने की धमकी दी, लेकिन तुमने मुझे जिंदगी दे दी। आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारे बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। रानी, मुझे माफ कर दो, मैं ही इसे उकसाती थी। आज से हम मिलकर रहेंगे। कलवा कौवा तुरंत उड़कर गया और कहीं से ढेर सारा अनाज और फल लेकर आया और रानी के बच्चों के सामने ढेर कर दिया। अब उस पेड़ पर कोई अत्याचारी न था। कलवा कौवा अब उस पेड़ का चौकीदार था और रानी चिड़िया उसकी बहन। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जुल्म की टहनी कभी फल नहीं लाती और नेकी वो है जो दुश्मन को भी शर्मिंदा करके मित्र बना दे। एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां धरती सोने की है और सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है जिस पर टाफियां लगी हैं। नीली, उठ जाओ, देखो सूरज कितना सुंदर निकल रहा है। मैं नहीं उठूंगी। मुझे सपना आया कि एक मोटी सी बिल्ली ने मुझे फुटबॉल समझकर किक मार दी है। हाय हाय, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। ओहो नीली, वो बस सपना था। अब तुरंत उठो और बाहर जाकर देखो, शायद मिठो तोता कोई अच्छी खबर लाया हो। टनी बाहर निकलती है, तभी उसे एक झाड़ी से तेज रोशनी नजर आती है। वो डर के मारे पीछे हटती है और मिठो तोते से टकरा जाती है। बचाओ, आग लग गई, मेरा शरीर जल जाएगा। अरे डरो मत नीली, ये आग नहीं है, जरा इस झाड़ी के पीछे देखो। वहाँ एक बहुत बड़ा सोने जैसा चमकता हुआ अंडा पड़ा था। वाह भाई वाह, ये तो मेरा माल है। मैं इस पर बैठकर उसे सेकूंगा और उसमें से सोने का बच्चा निकालूंगा। ए जी पति जी, आप पीछे हटें। आपका वजन इतना है कि अंडा ऑमलेट बन जाएगा। ये अंडा मैं अपनी अलमारी में रखूंगी। सब पंछी अंडे पर लड़ रहे होते हैं कि अचानक अंडा हिलने लगता है। अरे देखो, अंडा तो डांस कर रहा है। रुक जाओ मूर्ख, इस अंडे के साथ छेड़छाड़ मत करो। ये जादुई अंडा है, इसको पाने का सिर्फ एक ही उपाय है। हाय हाय, चाचा, क्या उसे तोड़ने से कोई जिन निकलेगा जो मुझे कच्चा खा जाएगा? नहीं नीली, ये अंडा तभी खुलेगा जब कोई उसे अपनी खुशी दिखाएगा। और हमारे देश में मोर से ज्यादा खुश कौन हो सकता है? अब देखो मेरी शक्ति। मेरा डांस देखकर तू अंडा खुद ही कहेगा कि भाई मुझे तोड़ दो। मोर नाचना शुरू करता है। अचानक अंडे से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। आई माँ, ये तो फटने वाला है, भागो, सब भागो। नीली भागकर एक पुराने पेड़ के पीछे छुप जाती है। अंडा नहीं फटता, बल्कि उसमें से एक छोटा सा नक्शा निकलता है जो हवा में उड़ने लगता है। नक्शा उड़ते उड़ते बानो चिड़िया के हाथ में आ जाता है। ये नक्शा हमें नीली झील के पार उस पेड़ तक ले जाएगा जहाँ मीठी टाफियाँ और खिलौने उगते हैं। वो रास्ता बहुत कठिन है, वहाँ बड़े बड़े पुराने जानवर रहते हैं। तुम छोटे पंचे वहाँ नहीं जा सकते। हाँ दीदी, बाजी ठीक कह रही हैं। हमें घर चलना चाहिए, मेरी मम्मी याद आ रही है। चिंता मत करो नीली, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। सब पंछी उड़ते हुए एक अंधेरी गार के पास पहुँचते हैं। ओए, यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा। गोरी, तुम आगे जाओ। क्यों? मैं क्यों जाऊँ? आप मेरे पति हैं। बानो दीदी, मुझे अंधेरे से डर लगता है। क्या यहाँ भूत रहते हैं? अगर भूत ने मेरी पूंछ खींच ली तो? खामोश नीली, बस थोड़ी देर और। देखो, सामने रोशनी है। वो एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ धरती सोने की है और सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है जिस पर टाफियाँ लगी हैं।
टाफियाँ, मेरी टाफियाँ। कालू तुरंत झपटता है। जैसे ही वो टाफी को हाथ लगाता है वो लकड़ी की बन जाती है। कालो, तुम मूर्ख हो। ये पेड़ सिर्फ उसको भोजन देगा जो भाग्यशाली और साफ दिल होगा। ए पेड़ मियाँ, मेरी बानू दीदी थक गई है, क्या आप उन्हें एक टॉफी देंगे? मैं बेशक भूखी रह लूं, पर मेरी दीदी को कुछ दे दे। अचानक पैर झूमने लगता है और टनी के ऊपर रंग बिरंगी टाफियों, खिलौनों और फलों की बारिश होने लगती है। वाह नीली, तुम्हारी ममता और सच्चाई ने हमें जुटवा दिया। अब हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बानू दीदी, अगर इतनी टाफियाँ खाकर मेरा दांत टूट गया तो है, फिर मैं क्या करूँगी? सब पंछी हंसी खुशी अपने घर की दिशा में वापस उड़ने लगते हैं और टनी चिड़िया अब भी थोड़ी थोड़ी देर बाद पीछे मुड़कर देखती है कि कहीं कोई टाफी उसका पीछा तो नहीं कर रही।